नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद अहमद साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। शेख रशीद अहमद साहब ना सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला है बल्कि पाकिस्तान की सियासत की एक इंतहाई हरदिल अज़ीज़ और मकबूल शख्सियत हैं, जो ना सिर्फ अपनी सियासी जमात अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं बल्कि 50 बरस से ज़्यादा की जो पाकिस्तानी सियासत है उसमें मुतहरिक हैं और यूँ पाकिस्तानी सियासत के उतार चढ़ाव से और आवाम की नब्ज़ से, पाकिस्तानी सियासत की नब्ज़ से, उसकी कैफियत से बखूबी वाकिफ़ हैं। शेख साहब से आज मेरी ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है जब अपोजिशन अलायंस PDM, जो चंद हफ्ते पहले हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता था, एक बहुत बड़ा इत्तेहाद लगता था हुकूमत के लिए बहुत पेचीदगियाँ पैदा कर रहा है, मुश्किलात पैदा कर रहा है, वो इस वक्त बहुत ही उसका शिराजा बिखरते हुए नज़र आता है, जहाँ एक तरफ तो PPP और ANP हैं और दूसरी तरफ PMLN और मौलाना फजल रहमान खड़े हैं और एक बाकायदा जंग की सी कैफियत है, जहाँ नोटिस दिए जा रहे हैं PDM की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP को। और यहीं से मैं शेख रशीद अहमद से समझना चाहूँगा कि क्या हो रहा है। शेख साहब बहुत शुक्रिया, बहुत आप मसरूफ़ थे आज, वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। शेख साहब, ये जो कुछ हो रहा है PDM के अंदर, जो इंतशार है, इसमें हुकूमत का क्या हाथ है? किस हद तक हुकूमत ने PPP को PMLN से अलग करने में अपना जोर लगाया? कोई हाथ नहीं है जी, इनके पिड़ में ही बरकत नहीं है। मैं पहले कह रहा था इसने आज़ादी मार्च किया, फजल रहमान ने ख्वार हो गया। आज प्राइम मिनिस्टर ने मेरी सियासी ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपने तर्जमानों की मीटिंग में कहा कि आप अपोजिशन को मुंह ना लगाएं, छोड़े परे अपने तरक्याती काम बताएं, जो 2.5 साल में आपने किया वो बताएं, अब आप उनको उनके हाल पे छोड़ दें। यानी अपोजिशन का ये हाल आ गया है कि वज़ीर आज़म अपनी फ़ाइटिंग टीम को कह रहा है कि भाई उनको अब मुंह लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने हाल में और अपने जाल में ख़ुद फंसे हुए हैं और उनकी जो सूरत हाल बनती जा रही है। मैं तो नहीं देख रहा कि ईद के बाद भी, पहले मैं सारी कौम को कहता था कि ईद के बाद लॉन्ग मार्च, अगर लॉन्ग मार्च भी आएगा तो वैसे ही अमूमी किस्म का आएगा। सो गवर्नमेंट को बड़ी एक कुशन मिला है और प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल इज़ एंजॉइंग हिज पोस्ट एंड ही इज़ वेरी हैप्पी विद द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ अपोजिशन। उसको क्या थ्रेट है जी? कोई मसला नहीं कहीं से। असम्बलियाँ चलनियाँ शुरू हो गई हैं, सेनेट चल पड़ी है, कौमी असम्बली चल पड़ी मतलब है, यही वो चाहते हैं जी। शेख साहब, क्या इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बेहतर ताउन होगा इस असम्बली को और निज़ाम को लेकर चलने में? सियासत में मुझे कोई चीज़ आखिर नहीं होती। अगर नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे का पेट चाक करके और एक दूसरे का पोस्टमार्टम करके और एक दूसरे को रस्सा डाल के लड़काने की सड़कों पर घसीटने के फलक शगाफ नारों के बावजूद एक पेज पे हो सकते हैं, तो कल की सियासत किसने देखी है जी? पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी हुकूमत चला रही है और मरकज़ में आप देखें, उसने 4 तारीख का, इस वक्त आप जलसा हो रहा होता उनका लियाकत बाग में, जलसा भी कैंसिल किया और ECC की मीटिंग भी कैंसिल की। और अगर एक देखें ना, मैं क्या रिपीट करूं, पहले इन्होंने कहा जनाब अली 31 दिसंबर की ये रात नहीं देखेंगे, 31 दिसंबर की रात भी लोगों ने न्यू ईयर मनाया। फिर इन्होंने कहा 13 जनवरी नहीं देखेंगे, 13 जनवरी गुजर गया। फिर इन्होंने कहा 23 जनवरी नहीं देखेंगे, फिर इन्होंने कहा 23 मार्च नहीं देखेंगे। पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये सियासी इलेक्शन लड़ेंगे, ज़िमनी इलेक्शन, ये लड़े। उन्होंने कहा ये सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे, इन्होंने कहा नहीं लड़ेंगे, ये लड़े। इन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च जो है, उन्होंने कहा जी इस्तीफे देंगे, उन्होंने कहा जी नहीं देंगे। इस्तीफे देने तो एक तरफ रहे और लॉन्ग मार्च भी जो है वो खुडे लाइन लग गया। पता नहीं लॉन्ग मार्च तो हो सकता है, लॉन्ग मार्च तो नहीं है। सो ये लॉन्ग मार्च हो सकता है, लॉन्ग मार्च नहीं है। शेख साहब, अगर बाहमी तावन रहेगा पीपल्स पार्टी और हुकूमत में, तो क्या यह भी मुमकिन है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब किसी स्टेज पे चंद दिनों या चंद हफ्तों के बाद चेयरमैन सेनेट बन जाए? देखिए, ये आप बहुत बड़ी खबर मुझसे, मैं इस पे बात नहीं कर सकता।
मैं इस पे ये बात कर सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने 10 रुकनी एक टीम बनाई है जिसका मैं भी मेंबर हूं, जो अपोजिशन से बात करे। ये इमरान खान की सियासत में 2.5 साल के बाद ये वाकया हुआ है कि उन्होंने 10 रुकनी कमेटी बनाई है कि अपोजिशन के लोगों से बातचीत की जाए। इससे पहले तो कभी ये 2.5 साल तक ये बातचीत नहीं थी। ठीक, ये महीना 15 दिन की तब्दीली है। और आज की बिल्कुल लेटेस्ट तब्दीली मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा अपोजिशन का जिक्र करके खाम खा उनको सियासी तौर पर जिंदा ना रखें, अपने कामों का जिक्र करें, जो आपने काम किए हैं वो लोगों को उजागर करें। दोनों ही खबरें जो आप हमें दे रहे हैं ब्रेकिंग किस्म की खबरें हैं, बड़ी अहम हैं। पहले थोड़ा ये बताएं कि आप ऑपोजिशन के साथ जो कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है 10 रुकनी जिसके आप मेंबर हैं, उसमें और चीदा मेंबरान कौन है? उसमें परवेज़ खटक साहब हैं, उसमें फवाद है, उसमें खुदा शिबली है, उसमें असद उमर है। जितनी पीटीआई की टॉप लीडरशिप है, एक मैं बाहर से हूँ, 9 आदमी जो टॉप लीडरशिप हैं, जो उनकी क्रीम है वो मौजूद है, और 10वां मैं हूँ। तो शेख साहब, ये आप अब ऑपोजिशन के तो 2 धड़े बन गए हैं। अभी मैं आजम तारड़ साहब की स्पीच सुन रहा था, वो लोग कह रहे हैं कि सेनेट में भी हमें अलग अलग से निशान दिए जाएं, अलग अलग से हमें देखा जाए कि हम ये जमात हैं, हम ये अलायंस हैं। 5 पार्टीज़ का एक अलग अलायंस बन गया है पीडीएम में। तो आपकी जो ये 10 रुकनी कमेटी है जिसमें आप पीटीआई के 9 लोगों के साथ हैं, इसमें आप अब पीपीपी को एंगेज करेंगे, बिलावल जरदारी भुट्टो के धड़े को और एएनपी को एंगेज करेंगे, या आप पीएमएलएन और मौलाना को भी एंगेज करेंगे? मेरा ख्याल है रमज़ान के बाद सियासत जो है मुझे एक नई शक्ल इख्तियार करने जा रही है। मैं हमज़ा और शहबाज की सियासत को मरियम और नवाज़ की सियासत से फासले पे देख रहा हूँ। मैं ये इनकी इंतहा पसंदी और उनकी मज़ाकराती पोजीशन को डिफरेंट स्टाइल में देख रहा हूँ। और मैं ये देख रहा हूँ कि 2 फजलुर रहमान साहब, देखें अब पार्टियां ही 2 हैं, एक पीपल्स पार्टी, एक नून, और एक आधी पार्टी फजलुर रहमान साहब की। और नून की भी आधे ग्रुप बनाए। नून के अंदर एक ग्रुप इंतहा पसंदी का है जो मरियम और नवाज शरीफ के साथ चल रहा है। एक माइल्ड ग्रुप है, सॉफ्ट, जिसने नया सॉफ्टवेयर है, जिसका सॉफ्टवेयर माइल्ड सॉफ्टवेयर है, जिसका जो जूडो कराटे पे यकीन नहीं रखता और वो गुफ्तगू और मुज़ाकरात पे यकीन रखता है, वो हमज़ा और शहबाज का है। उसके साथ भी एमएनए हैं, नून के एमएनए हैं। शेख साहब, इसका क्या मतलब है? आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा की जो सियासत होगी वो ज़्यादा कोऑपरेटिव होगी, वो ज़्यादा बेहतर तावन करेंगे हुकूमत के साथ, वो इस निज़ाम को लेकर चलेंगे, इसका ये मतलब है? तावन करेंगे या नहीं करेंगे बात की बात है। वो ज़बान इस्तेमाल नहीं करेंगे जो नवाज शरीफ और मरियम कर रही है। वो भी शायद इख्तलाफ करें, वो भी अपोजिशन में रहें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सरकार में शामिल होंगे, लेकिन जो गुल्ली डंडा ये खेल रहे हैं दूसरा ग्रुप, वो गुल्ली डंडा नहीं खेलेंगे। वो शायद बेसबॉल खेलें, बैडमिंटन खेलें और गुड्डी गुड्डी खेलें। शेख साहब, कुछ लोग ये भी समझते हैं, ये आर्ग्यू करते हैं कि अगर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा किसी भी वजह से, खराबी सेहत की वजह से बाहर जाना चाहती हैं, कह भी नहीं रही हैं कि मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन उन्हें हुकूमत को चाहिए कि उनको जाने दें ताकि वो एक किनारा कशी इख्तियार करें और सियासत आगे चल सके। लेकिन आप कह रहे हैं कि उनको बाहर नहीं मैं जाने दूंगा। देखिए, 2 किस्म की राय है। एक तो राय ये है जो आप कह रहे हैं, ये आपकी राय है, और बहुत सारे लोगों की राय है कि जान छड़ाओ, डंग टपाओ, जाने दो। लेकिन वो कहती हैं कि मैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। एज ए इंटीरियर मिनिस्टर हमें उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी, इस सवाल को जिंदा किया जा रहा है कि वो बाहर जा रही है। जब वो कह रही है मैं जा ही नहीं रही, तो इस सवाल को जिंदा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इमरान खान कम अज कम ये गलती अब दोबारा नहीं दोहराएगा जो नवाज शरीफ के साथ हो गई है। लेकिन राय है, मैं ये नहीं कहता कि राय ये शायद नहीं वो है, ये लेकिन इस राय का मौजूदा हालात में शायद वो ये चाह रही हैं, वो कह रही हैं कि शायद वो ये चाह रही हैं कि आप लोग उनको मनाएं
वो उनको कहना ना पड़े, अगर वो खुद कहेंगी कि मैं बीमार हूँ, बाहर जाना चाहती हूँ, वो इशारे दे रही हैं, वो चाहती हैं कि हुकूमत लचक का मुजाहरा करे और उन्हें जाने दे, वो नहीं चाहती, उनकी सियासत ख़राब होती है कह के कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ। मैंने तो कल उनका बयान सुना है, आप इस बात पे भी 3 क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने खुद उनका बयान सुना है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तो ना जाए भी, कौन उनको कह रहा जाए? हमारी तरफ से तो कोई नहीं उनको कह रहा कि जाए, और अगर उन्होंने, उनके ज़हन में कोई ऐसा ख्याल है तो कोई हमारी तरफ से ऐसा इरादा नहीं है उनको बाहर भेजने का, ना ही हमारे पास कोई दरख्वास्त है। और अच्छी बात यह है कि इसको ज़्यादा बहस इसलिए ना किया जाए कि वो खुद ये कह रही हैं, कल उन्होंने कोई 6 ट्वीट किए हैं, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की, मैंने सिर्फ ये बात की है, ना हमारे पास कोई दरख्वास्त आई है, ना ऐसी सोच है, ना वो खुद बाहर जाना चाहती है। मैं तो उनके हक में बयान दे रहा हूँ कि वो नहीं जाना चाहती। उन्होंने कहा कि मुझे ज़बरदस्ती भी बोर्डिंग कार्ड दें तो मैं नहीं जाऊंगी, तो बात ख़त्म हो गई। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का क्या शेख साहब, आप वजीर दाखिला हैं, तमाम जान छुट्टी सो लाखों पाए जी। आप वजीर दाखिला हैं, लॉ एंड ऑर्डर, अमन व अमा के ज़िम्मेदार हैं, हिफाजत के भी ज़िम्मेदार हैं। कुछ अर्सा पहले मरीम नवाज़ साहिबा ने एक से ज़्यादा दफ़ा ये कहा कि नवाज़ शरीफ साहब इसलिए नहीं आ सकते पाकिस्तान वापस कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। कोई ख़तरा नहीं। आज टेररिस्ट एक्टिव जज को मारा किसी ने। देखें, पाकिस्तान तो ऐसा ही मुल्क है कि यहाँ में मैं स्टाम्प लिख कर तो नहीं दे सकता कि किसकी जान को ख़तरा है, किसकी जान। सारी अपोजिशन 70 साल की अपोजिशन है। अल्लाह को पता है किसका कब किस दिन वोचर कट जाए, और अल्लाह को पता है कि किसका किस दिन जनाब अली उधर से फाइल निकल पड़े। ये तो अल्लाह के काम है ना कि सारी अपोजिशन इज़ राउंड अबाउट 70 ईयर्स। सो उसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई हमला ही हो तो कुछ हो सकता है। कुछ भी मेरे साथ हो सकता है, शेख रशीद के साथ किसी वक्त भी हो सकता है। ये अल्लाह के काम है, क्योंकि हम सारे लोग अपोजिशन में या हुक्मरानी में उस उम्र पे पहुंच गए हैं जहां हमें किसी नए खून की ज़रूरत है। शेख साहब, दूसरी तरफ आपने नवाज शरीफ साहब ने एप्लीकेशन दी अपने पासपोर्ट के रिन्यूअल के लिए, लेकिन वो भी आपने नामंजूर कर दी वजारत दाखिला ने। नहीं, हम उसको पाकिस्तान आने का एम्बेसी में भेजी है कि इफ़ ही वांट्स टू कम पाकिस्तान, हम उसको 24 घंटे में ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट देंगे, और उनको PIA के जहाज़ पर 24 घंटे के डॉक्यूमेंट ट्रैवल पर पाकिस्तान आने के लिए जब वो चाहें उनको इजाज़त देंगे। अच्छा शेख साहब, थोड़ा सा अगर सियासत के दूसरी तरफ आ जाएं कि ये सही है कि PDM के अंदर जो फूट पड़ी है उस पर हुक्मरान जमात और इत्तेहाद जो है बड़ा खुश है, और आप लोग सभी समझते हैं कि अब कोई चैलेंज रहा नहीं है। लेकिन एक बड़े मुमताज़ कॉलमनिस्ट हैं, डॉन के पहले एडिटर रहे हैं, जनाब अब्बास नासिर साहब, उनका एक दिन पहले पीस छपाया डॉन अखबार में कि PDM कोलैप्स इज़ नो रिलीफ फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI, और उसमें एक आर्गूमेंट वहाँ पर ये भी है, और लोग भी ये कह रहे हैं, सिर्फ उन्होंने नहीं कहा, कि ये जो धड़े बनेंगे जहाँ यानी जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस था PPP का या ANP का PDM पे, वो अब ख़त्म हो गया। अब वो मयाना रवि वहाँ से ख़त्म हो जाएगी, और PMLN और मौलाना और जो और चंद जमातें हैं PK मैप वगैरह, ये मिल के एक ज़्यादा मौसर अपोजिशन जो है वो आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाएगी। मैं नहीं मानता। टेंट फिश हो गया काम, ठुस, टायर पंचर हो गए इनके, फ्रंट लाइन के टायर पंचर हो गए। पीछे टायरों पे कितना खिंचाई करेंगे? देखें, इस मुल्क में जब इत्तेहाद बनता है ना तो उसका बड़ा एक शमशमा होता है। 11 जमातों की IGI बन गई जी, 11 जमातों की फलां बन गई जी। और ये तो थी 11 जमातें थी, 2.5 जमातें, उस 2.5 जमातों में भी 1.5 हो गई हैं। सो मेरे ख्याल में जो काबिल एहतराम राइटर साहब ने लिखा है, मैं इस तहरीक को अब चलते हुए नहीं देखता। कोई और मजहबी ग्रुप या मजहबी तहरीक चले तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इनकी कहानी मेरे नज़दीक ख़त्म हो गई है। अगर ये जो रैली लाहौर के जलसे के बाद ही ख़त्म हो गई थी, जब मैंने लाहौर का जलसा देखा उसी रात मैंने कह दिया था कि ये कोई इतना इम्प्रेसिव जलसा नहीं है और इसके नतीजे अच्छे नहीं निकलेंगे।
पंजाब की एक सियासी जमात, मजहबी सियासी जमात फ्रांस के एम्बेसडर को निकालने के लिए शायद दोबारा इस्लामाबाद का रुख करे। वो कहते हैं कि हमसे वादा किया गया था कि फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजा जाएगा। अब आप वजीर दाखिला हैं, क्या करेंगे? हमने उनसे वादा किया था और किया है कि असेंबली में हम ये लेके जाएंगे उनकी करारदाद। आज कल परसों इस पे सोच रहे हैं। इंशाअल्लाह 20 तारीख से पहले कौमी असम्बली में एक करारदाद लेकर जाएंगे और वो करारदाद जो होगी, जो उनकी तसल्ली के लिए भी होगी और मुल्क के मफादात की भी गमाजी करेगी और नामूस रसालत की भी हिफाजत करेगी। एक ऐसा मसवदा लेके जाएंगे 20 तारीख से पहले। वैसे तो रोज़े हैं और ये ईद तक जो है मेरा 8वां 10वां रोज़ा होगा 20 तारीख को। इंशाअल्लाह ताला ये लेके जाएंगे ये करारदाद। तो करारदाद अगर लेकर जाएंगे तो उनकी तसल्ली तशफ़ी वहाँ से हो जाएगी, उनसे नेगोशिएट कर सकेंगे, उनको रोक लेंगे इस्लामाबाद आने से, क्योंकि खुद ही आपने कहा कोई नई ऑपोजिशन ना पैदा हो जाए मजहबी किस्म की। कोशिश तो करेंगे। आगे भी उन्होंने मेहरबानी की है, पहले उनकी तारीखें कुछ और थी। कोशिश पूरी करेंगे कि एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जहां नामूस रसालत की भी हिफाजत हो, उनकी बात भी रह जाए और मुल्क के मफादात भी वो उसको नुकसान ज़िक ना पहुँचे। एक ऐसी करारदाद पे हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा शेख साहब, अब जबकि आप मुतमईन हैं और आपके तमाम इत्तेहादी भी मुतमईन हैं कि ऑपोजिशन का अलायंस जो है उसमें इंतशार का शिकार हो गया, इस वक्त एक चैलेंज नहीं है, तो फिर क्या सबसे बड़ा चैलेंज आपकी हुकूमत के लिए इस वक्त है? एक ही चैलेंज है, महंगाई। वो इमरान खान इंशाअल्लाह इस साल काबू करेगा। हमें कोई हमारे पे और दाग धब्बा या कोई डेंट या पेंट नहीं पड़ा हुआ। 5-6 चीज़ें हैं, चीनी है, बेसन है, घी है, आटा है। इन सब चीज़ों को हमने आवाम की दस्तरस में करना है और इस दस्तरस में करने के लिए इमरान खान खुद बाहर निकला हुआ है और पूरी कोशिश कर रहा है कि इसको बेहतर किया जाए। शेख साहब, ये आपके हवाले से स्टोरी भी छपी है जिसमें आपने ये कहा है, लेकिन आप तो मैंने इब्तदाइये में कहा कि 50 बरस से ज़्यादा पाकिस्तानी सियासत के एक मुतहर्रिक खिलाड़ी हैं। कभी हुआ है कि कोई हुकूमत बढ़ी हुई महंगाई को वापस ला सकी हो? तो इमरान खान कैसे लाएगा? लाएगा जी। अब वो पड़ गया इसके पीछे। अब एक ही इशू है उसका। देखें ना, डैम्स 2 बनाए हैं, ML1 हुई है, लोगों के मसले हल हुए हैं, लोगों के और मसले हैं, इकॉनमी का मसला है। अब हमारा मसला इकॉनमी है। महंगाई को नहीं काबू करेंगे तो हमें नुकसान पहुंचेगा। इमरान खान खुद इसको हेड कर रहा है, इस महंगाई को। हर हफ्ते वो एक मीटिंग कर रहा है और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आप देखेंगे कि इस रमज़ान में महंगाई उस आसमान पर नहीं होगी जो पिछले रमज़ानों में थी। शेख साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। बुनियादी तौर पे नाज़रीन, शेख साहब ये समझते हैं कि इस वक्त के सामने अगर कोई चैलेंज है तो वो महंगाई का है और वज़ीर आज़म इमरान खान कमर बस्ता है कि महंगाई जो है उसे उन्होंने कंट्रोल करना है। ये और बात है, महंगाई को कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं है। हुकूमत के नाक़दीन मुसलसल के कहते हैं, अगर अखबारात को देखें, इदारियों को देखें, एनालिसिस देखें, तो मुसलसल ये है कि हुकूमत का बहुत बड़ा चैलेंज गवर्नेंस का है और हुकूमत के वज़रा जो हैं वो इतने बासलाहियत नहीं हैं। लोग कहते हैं नालायक हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार के हवाले से भी तनकीद में कोई कमी आई नहीं है। पंजाब के बारे में कहा जाता है कि वहाँ कभी हालात इतने बदतर रहे नहीं हैं। क्या वाकई ये है? तो शेख रशीद जो इस सियासत के एक बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं, वो इसे कैसे हमें समझाएंगे इस चैलेंज को? इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद अहमद साहब मेरे साथ हैं और जैसा कि इस प्रोग्राम के इब्तदाइये में मैंने पहले पार्ट में कहा कि शेख रशीद साहब ना सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, एक सियासी जमात के लीडर हैं, उसके फाउंडर हैं, बल्कि पाकिस्तान की सियासत के 50 बरस से ज़्यादा की जो पाकिस्तानी सियासत है उसके एक इंसाइडर हैं, उसके उतार चढ़ाव से वाकिफ़ हैं। और इसी निस्बत से, इसी एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए मैं शेख साहब से गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ। शेख साहब,
आपके कानों में ये बात तो पहुंचती होगी, आप कितनी ही कोशिश क्यों ना करें, कानों में उंगली क्यों ना कितनी आप डालें, आप कितना ही नज़रअंदाज क्यों ना करें कि हुकूमत के नाक़दीन और मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ख़ास करके अंग्रेज़ी अखबारात का, वो मसलसल ये कहता है कि हुकूमत जो है उसकी गवर्नेंस जो है वो बहुत कमज़ोर है, हुकूमत बड़ी इनकॉम्पिटेंट है, वज़रा बड़े नालायक हैं, फोकस नहीं है, हुकूमत कन्फ्यूज़ नज़र आती है। इस हवाले से आपका क्या रद्द-ए-अमल है? कोई कंफ्यूज नहीं है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर पे अभी आप बात कर रहे थे, 3 साल हो गए, हमने 8-8 4-4 महीने 2-2 महीने में चीफ मिनिस्टर बदलते देखे। KPK का भी यही हाल है, पंजाब का भी यही हाल है। काम चल रहे हैं, निकल रहे हैं, रोज़ वो डेवलपमेंट की जगहों पे जा रहा है। बाकी मसला ये है कि इस पार्टी को लीड तो इमरान खान कर रहा है ना। इस पार्टी का लीडर इमरान खान है, PTI का नाम इमरान खान है, इमरान खान है तो PTI है। भाई इतनी ही मेहनत इंसान कर सकता है ना, उसकी पूरी कोशिश है इमरान खान की कि ये सारे सियासी, एक ही इशू है महंगाई का, उसको इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इस साल वो काबू पा लेगा, बाकी सारे इशू सेटल हो जाएंगे खुद ब खुद ही। अगर हम महंगाई को सेटल कर लेते हैं तो लोग हमसे नफरत नहीं करते, हमसे इख्तलाफ जरूर करते हैं। जी शेख साहब, आपने कहा कि वज़ीर आज़म देर तक काम करते हैं और एक इंसान इतना ही काम कर सकता है, लेकिन आप इससे पहले भी हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, काबीनों का हिस्सा रहे हैं। लोग कहते हैं कि वो हुकूमत जो थी वो ज़्यादा मौसर तरीके से काम करती थी। आप क्या समझते हैं कि वो जो उस वक्त हेड ऑफ़ द स्टेट्स थे जिनका आप हिस्सा रहे हैं और जो अब इमरान खान हेड ऑफ़ द स्टेट्स हैं, क्या फ़र्क है? देखिए, अब मैं बात करूंगा तो लोग समझेंगे कि मैं पहले भी वजीर रहा हूं। मेरी ये 15वीं वजारत है। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि इमरान खान उनसे ज़्यादा काम करता है। हर मंगल के दिन एक कैबिनेट होती है, हर हफ्ते में एक मीडिया ओरिएंटेड लोगों की होती है, एक पॉलिटिकल लोगों की मीटिंग होती है। मैंने नहीं देखा कि पिछली हुकूमतों में महीना महीना 1.5 महीने 2-2 महीने को कैबिनेट का कोई इशू बनता। इकानमी का यहाँ मसला था, एक डिज़ास्टर मिला इमरान खान को, उसको ठीक करने के लिए अब पॉजिटिव चीज़ें आ गई हैं, डेफिसिट बेहतर हो रहे हैं। अब पाकिस्तान की इकॉनमी एक, अब आप देखें ना, कारोबार में मोटरसाइकिल हो गया, सीमेंट हो गया, फिर बिल्डर्स हो गए, सारे लोग बेहतर पोजीशन में हैं। और इसमें आप क्रेडिट इमरान खान को दें। बदनसीबी है इस मुल्क और कौम की कि यहाँ अपोजिशन निशाना ही इमरान खान को बनाती है और कोई आदमी उसको मिलता ही नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में जितनी मेहनत इमरान खान से बन पड़ रही है उतनी मेहनत वो कर रहा है। शेख साहब, 2.5 बरस से आप भी इस हुकूमत का हिस्सा हैं, वो क्या बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स आप बताएंगे अपनी इस हुकूमत की जो आवाम को समझ नहीं आ रही या मीडिया उनको समझा नहीं रहा है, लोगों तक पहुंचा नहीं रहा? वो 4 या 5 बड़ी अचीवमेंट्स क्या है इस हुकूमत की? देखिए, सबसे बड़े तो 2 डैम वो बना रहा है। आज भी जा रहा था, मौसम ख़राब है, दयामीर बादशाह डैम पे, और वहाँ सैकड़ों हज़ारों, बल्कि हम एक पूरी फ़ौज की कई ब्रिगेड्स बढ़ा रहे हैं चाइनीज़ की सिक्योरिटी के लिए, दयामीर बादशाह डैम के लिए। कल मैं ख़ुद गया हुआ था और अभी हमने 300 लोग लगाए हैं, शायद हमें ये 3000 करने पड़े, इतने बड़े लोग वहाँ से आ रहे हैं दयामीर बादशाह डैम के लिए। ML1 मैं एकनिक से अप्रूव करके आया हूँ, 1.5 लाख लोगों को रोज़गार मिलना है। कराची से लेके तुरखम तक वो नई लाइन बिछनी है। फिर लाहौर सिटी के अंदर प्रोजेक्ट हैं उनके दोनों, उन्होंने सिंध में प्रोजेक्ट्स की, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर रेल है। जितने काम पाकिस्तान में, अब आप देखें ना, गाड़ियों के, जितनी बड़ी गाड़ियों की इस वक्त सेल है, इस वक्त मामलात हैं, इससे पहले किसने सुनी थी? लोगों की इकानमी बेहतर हो रही है और काम चल पड़ा है। पहले जो रुकावटें थी वो दूर हो गई हैं और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान न सिर्फ 5 साल पूरे करेगा बल्कि इनके साथ मुकाबले में भी रहेगा। ये जिन प्रोजेक्ट्स की तरफ आपने इशारा किया, आज़ाद कश्मीर में जो 2 डैम बन रहे हैं, दायमीर बादशाह और कोहाला वगैरह की साइड पे, ये सब CPEC रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन शेख साहब, आपके कान में ये भी बातें आती होंगी कि लोग कहते हैं कि CPEC जो है वो बिल्कुल तातुल का शिकार हो चुका है, CPEC डेड हो गया है, इस हुकूमत के साथ चीनियों की बनी नहीं है, CPEC प्रोजेक्ट्स आगे चल नहीं रहे हैं। ये बातें, ये चहमगोइयाँ आपके कानों में पड़ती होंगी, हकीकत क्या है?
देखें, डिपेंड करता है कि बाज़ मसलों में, बाज़ रेट्स पे और बाज़ चीज़ों पर बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन रुक नहीं रही। एक बहुत बड़ी तादाद दयामीर भाषा डैम पे आ रही है। मैं कल ही गिलगित बल्तिस्तान से आया हूँ और सारे मामलात को देख के आ रहे हूँ। इंशाअल्लाह ये सी पैक आगे बढ़ेगा और आगे चलेगा। चीन का हमारे बगैर गुजारा नहीं, हमारा चीन के बगैर गुजारा नहीं। हम लाज़िम व मलज़ूम हैं, हम आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छा शेख साहब, जहां हुकूमत की कन्फ्यूजन की तरफ इशारा होता है, फिर मैं दोबारा जाऊंगा अब्बास नासिर साहब का जो पीस था पीडीएम कोलैप्सेस वाला, उसमें एक बड़ी इंटेलिजेंट, हालांकि वो नाक़िद हैं हुकूमत के, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक क्रिटिक हैं पीटीआई गवर्नमेंट के, लेकिन जो हुकूमत ने यानी कलाबाजी खाई, एक्रोबैटिक या टर्न, ये यू टर्न किया है हिंदुस्तान के साथ ट्रेड के इशू पे, उसकी उन्होंने बहुत अच्छी वहाँ एक डायसेक्शन दी है कि कम से कम मार्च के दरमियान से जब इस्लामाबाद डायलॉग हुआ तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दोनों हिंदुस्तान के साथ एक खैर सगाली की बातें कर रहे थे। फिर वहाँ कोई ये चीज़ें अचानक नहीं हुई झटके से, एक प्रोसेस चल रहा था। फिर मोदी साहब ने एक हफ्ते में 2 दफ़ा, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने पहले ट्वीट किया, फिर उन्होंने ख़त लिखा, फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। तो हमाद अजहर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनेंस मिनिस्टर बनते ही जो एक इंडिया ये ऐलान कर दिया उन्होंने कि हम हिंदुस्तान के साथ ट्रेड खोल रहे हैं कॉटन का और शुगर का, ये कोई हवा में लटका हुआ फैसला नहीं था। इसके पीछे आपकी हुकूमत की एक एक्सरसाइज थी, एक बैकग्राउंड था, एक पूरी कोशिश थी, एक सिग्नलिंग थी, शायद बाहर से कहीं अमेरिका और यूएई वगैरह की तरफ से एक दबाव था। लेकिन जैसे ही पीएमएलएन का रिएक्शन हुआ, एक मीडिया पे रिएक्शन हुआ, आपकी हुकूमत ने यू टर्न कर ली। मेरा ख्याल है आज के आपके इंटरव्यू का सबसे सेंसिटिव और सबसे जानदार और सबसे गहरा सवाल यही है, अगर 100 दफ़ा भी मोदी ख़त लिखे, कश्मीरी कोई लागर या भिकारी कौम नहीं है, वो सिर्फ आपके या मेरे रहमो करम पे नहीं बैठी हुई, वो सूरन सिंह और भुट्टो के दरमियान और मुशर्रफ और वाजपेयी के दरमियान और हमारे दरमियान, मैं समझता हूँ कि हमाद अजहर को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो टाइम नहीं था, कैबिनेट से मंजूरी के पहले नहीं हो सकती। और शाह साहब ने भी और मैंने भी और दूसरे लोगों ने भी कहा कि ये कैसे हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर ने सीट पर बैठते सारी कहा कि भाई ये जो खबरें चल रही हैं ये गलत खबरें हैं और ये खबरों का कोई वजूद नहीं, जब तक 370 वापस ना आए हम किसी कीमत पर इंडिया से ट्रेड नहीं कर सकते। और आप ये याद रखें, कश्मीरी जो है वो बहुत आगे जा चुका है और यहाँ आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं। अगर कोई आदमी ऐसी गलती करेगा तो वो मुंह के बल गिरेगा और उसकी सियासत जो है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में दफन हो जाएगी। किसी कीमत पर भी कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी से पीछे नहीं हटा जा सकता। उसके सपोर्टर हैं और शेख रशीद इस कैबिनेट में मौजूद है। जहाँ कश्मीरियों का पसीना बहेगा वहाँ हमारा खून बहेगा। हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और इसका हुकूमतों से कोई तल्लक नहीं। एटॉमिक टेक्नोलॉजी और कश्मीर का मसला चाहे जिसकी भी हुकूमत हो उस पर कायम और दायम रहेगा और इसमें कश्मीरियों का अपना खून शामिल है, इसमें हमारी हिकमत अमली शामिल नहीं है। शेख साहब, ये आप सही कहते हैं कि हमाद अजहर साहब ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कह ही दिया कि हम खोलने लगे हैं, वो गलत थी, उसकी टाइमिंग गलत थी, उसकी सियासी पॉलिटिकल सेंस नहीं बनती और हिंदुस्तान की तरफ से जब कोई मतबादल रेसिप्रोसिटी नहीं हुई और मुल्कों के रिलेशनशिप रेसिप्रोसिटी पे बेस करते हैं तो वो गलत थी। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि हमाद अजहर साहब जो पहले ही दिन फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं वो पहले ही दिन इतनी बड़ी चीज़ कर देते हैं और उसकी पॉलिटिकल सेंस को इग्नोर कर देते हैं सिर्फ माशी मसले के ऊपर या इकोनॉमिक नीड में, तो इस किस्म की बात नहीं कही जा सकती थी ना। ये समझने से कासिर है, वो नौजवान वजीर हैं, पहली दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं, इतनी बड़ी बात उन्होंने कर दी। अब हुकूमत अपने आप को उनके उस फैसले से डिस्टेंस कर रही है। लोग इसको कोई कन्विंस नहीं हो रहे इसके, अगर आप अखबारों में देखें तो। देखिए, मेरा ख्याल है फॉरेन मिनिस्टर ने उस दिन कैबिनेट में बहुत अच्छी बात की कि ईसीसी में फॉरेन मिनिस्ट्री की मंजूरी के बगैर ये जानी नहीं चाहिए थी। सो बात ख़त्म हो गई और जितने लोगों ने भी कैबिनेट में हिस्सा लिया, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने बैठते सार कहा ये मुमकिन नहीं है।
लेकिन हमाद अज़हर का जहाँ तक मामला है, हमाद अज़हर को किसी कैबिनेट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। ईसीसी आखिरी फोरम नहीं है, जब तक कैबिनेट उसको पास न करे उसकी कोई हैसियत नहीं है। शेख साहब एक ब्रेक में ले लूँ। बहुत दिलचस्प और बहुत ही मानाखेज डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब से। जैसा कि मैंने पहले कहा कि सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी सियासत के बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी, ऑब्जर्वर हैं, उसके उतार चढ़ाव से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। शेख साहब की बातों में बड़ी गहराई होती है, कई दफ़ा बदला संजी में भी कहते हैं। ब्रेक में ले लूँ, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को कंक्लूड भी करते हैं, वापस आते हैं, आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मेरे साथ हैं पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, मैं आपके अपने मिनिस्ट्री के ऊपर जो है अमन आना और उसकी तरफ भी आना चाहता हूँ, लेकिन एक दो सियासी किस्म के क्वेश्चंस हैं जिससे मैं कवर करना बड़ा ज़रूरी है। कन्फ्यूजन की जब लोग बात करते हैं हुकूमत की, तो वहाँ ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि हमाद अज़हर ने अभी कलमदान संभाला नहीं ठीक तरह से वजारत का, फाइनेंस का। तो साथ ही खबर आ गई कि शौकत तरीन साहब के बारे में भी गौर किया जा रहा है। तो ये एक जो कन्फ्यूजन है हुकूमत के अंदर कि एक फैसला होता है फिर दूसरा फैसला होता है, इसके बारे में क्या रद्द-ए-अमल है आपका? देखें, आप मुझसे वो सवाल पूछ रहे हैं जिससे मेरा ताल्लुक कोई नहीं। अभी आपने कहा आप इंटीरियर मिनिस्ट्री के सवाल पूछेंगे, मैं वेलकम करूंगा कि हमने इंटीरियर मिनिस्ट्री में जनाब ऑनलाइन वीज़ा किया है। कम से कम आप जैसे एंकर अप्रिशिएट करें कि हमने करप्शन को ख़त्म किया है और 70-80 हज़ार वीज़े जारी किए हैं ऑनलाइन। 1 लाख ID कार्ड जारी कर रहे हैं, पासपोर्ट को 10 साल का कहा है, और प्राइम मिनिस्टर अनकरीब जो है सारे हमने नाके ख़त्म किए हैं। 200 मोटरसाइकिलों का एक स्क्वाड बना रहे हैं, ईगल स्क्वाड। फिर इस इस्लामाबाद में एम्बुलेंस कोई नहीं है, अंदाज़ा लगाएं 11 22 कोई नहीं है, वो 24-25 शुरू करने लगे हैं। अभी आपने बात की नाकों को ख़त्म करने की। शेख साहब, पॉपुलर डिसीजन है, लोगों को भी थी, मसाइल भी थे नाकों के, लेकिन पुलिस के सोर्सेज अब ये भी कहते हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर एक चोरों का और गैंग्स जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। आबादी शहर की 2.2 मिलियन हो गई है, इसमें 100 से ज़्यादा इस वक्त बस्तियाँ हैं जहाँ इलीगल रेजिडेंट्स भी रह रहे हैं। और नाके जब आपने ख़त्म कर दिए हैं तो पुलिस की नफरी भी थोड़ी है यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर पे लगी है। अब पुलिस को बड़ी दिक्कत पेश आ रही है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते हुए, नफरी भी उनकी थोड़ी है, रिसोर्सेज भी नहीं है। देखिए, एक मदरसे में 1200 तालबात हैं और कुल जो पुलिस की औरतें हैं वो 200 है। सो अब नफरी बढ़ाने की समरी, आपको पता मोई साहब ये एक आसान काम नहीं है। ये जाएगी कैबिनेट में, ये जाएगी PSDP में, उसका फंड आएगा, फिर को आएंगे, लेकिन फिर भी इस्लामाबाद की सूरत हाल बेहतर है और 10-15-20 दिन में बेहतर हो जाएगी। और हमने डिक्लाइन किया क्राइम को, और इकनॉमिकली आप देखें यहाँ बहुत बड़ी नकले मकानी हो गई है इस्लामाबाद में। आप देखें रवात, आप देखें लोई भीर, आप देखें ये अपना तरनोल, आप देखें ये अपना जाते हैं बनीगाला की तरफ, क्या आता है इलाका, बनीगाला से आगे एक बहुत बड़ा शहर आबाद हो गया है, पाक रोड है, थोड़े से एनक्लेव है, ठीक है। 12 की मैं बात कर रहा हूँ, लाखों की तादाद में वहाँ आबादियाँ हो गई हैं। सो इनको देख रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। जी जी शेख साहब, जो पुलिस के आपका जो मेन फोर्स है वो तो इस्लामाबाद पुलिस है, वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान की सबसे बेहतर और कॉम्पिटेंट पुलिस है, बड़ी रिस्पॉन्सिबली से काम करती है, लेकिन बड़ी अंडर सोर्स्ड है। बिकॉज जब वो उसको ढांचा बनाया गया था तो आबादी शहर की 1 मिलियन से 10 लाख से कम थी, अभी 2.2 मिलियन यानी 22 लाख की आबादी है। जैसा कि आपने खुद कहा कि इस्लामाबाद एक तरफ मरी और बाराखू की तरफ फैल गया है, दूसरी तरफ वो सारा इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के साथ फैल गया है, फिर पिंडी की तरफ फैल गया है, टेक्सला की तरफ फैल गया है, तो बहुत बड़ी आबादी है। और नफरी पुलिस की सिर्फ 10,000 है, जिसमें से तकरीबन 5-5.5 हज़ार गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंसी, उसकी हिफाजत पे लगी है। अवाम की हिफाजत के लिए तो शेख साहब आपके पास 4,000 पुलिस है। इंशाल्लाह इसको बढ़ाने जा रहे हैं, 6,000 पुलिस की मांग रहे हैं, 2-2 हज़ार करके बढ़ाएंगे 3 सालों में। इंशाल्लाह 6,000 की नफरी बुलाएंगे पुलिस की इंशाल्लाह ताला अनकरीब। ये तो बड़ी पॉजिटिव आप खबर सुना रहे हैं, लेकिन इस पे कोई टाइमलाइन भी है कि 2,000 कब तक ऐड कर पाएंगे?
बस इसी PSDP में इसी 6,000 में बजट पेश कर रहे हैं। 2-2 साल एक साल में बढ़ाएंगे, 3 साल में 6 साल की नफरी बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, 6,000 की नफरी बढ़ाएंगे। शेख साहब, बड़ी ये पॉजिटिव आपने खबर दी आज के इस डिस्कशन और इंटरव्यू में। बहुत सी आपने हमें ऐसी खबरें दी हैं जो ब्रेकिंग न्यूज़ बन सकती हैं कि इसकी नफरी जो है वो बढ़ सकती है। शेख साहब, नाकों को वापस लाने के लिए एंट्री एग्जिट पॉइंट पे 4-5 जगहों पे, उसके बारे में कोई आपका इस्तदलाल है कि जहां इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट्स हैं वहां नाके हों, डिजिटल फैसिलिटी हो, ये गरीबों को तंग करते हैं, अगर अब्यूज़ का खतरा है? हम अभी देखें, कैमरे सारे के सारे लगा दिए, 5,000 कैमरे, 12,000 और लगा रहे हैं। हम गाड़ियाँ ला रहे हैं, मॉडर्न गाड़ियाँ जिसमें सारी नंबर रजिस्टर्ड होंगे। इसको मॉडर्न पुलिस बनाएंगे। नाके लोगों की तलाशी लेनी और लोगों से पैसे लेने, और ख़ास तौर पर जो मरी नथिया गली लोग जा रहे हैं उनका जीना हराम करना, ये सब चीज़ें ख़त्म करेंगे। और 20 गाड़ियाँ ला रहे हैं और 200 मोटरसाइकिल ला रहे हैं। बेहतर मॉडर्न पुलिस बनाने जा रहे हैं और सारे के सारे 12,000 कैमरे, 5,000 अब कर रहे हैं और 12,000 कैमरे और लगाने लगे हैं सेफ सिटी में इंशाअल्लाह ताला। तो शेख साहब, ये आपने जो कहा, ये कमेंट्स अब्यूज़ के हवाले से और तंग करने के हवाले से तो ज़ाहिर है पुलिस अफसरान के कानों तक पहुंचेंगे। ये थोड़ी वजाहत कर दें कि लाहौर में बताया जाता है कि जो सेफ सिटी के कैमरे हैं वो गाड़ी की नंबर प्लेट पढ़ सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में कुछ ऐसी खुरद बुरुद हुई सेफ सिटी के कैमरों में कि ये कैमरे बड़े नाकारा हैं, वो रात को काम भी नहीं करते और गाड़ियों की नंबर प्लेट भी नहीं पढ़ सकते। आप पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। हम इसको और मॉडर्न करने जा रहे हैं। हम 2-3 दिन में एक बेहतर सिस्टम ला रहे हैं कि जो कंप्यूटर चलान शुरू कर रहे हैं बजाय इसके कि ये हो। ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। ज़रा लाहौर बहुत पुराना है और उसने बहुत ज़्यादा इसमें तरक्की की हुई है, लेकिन हम भी इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस्लामाबाद को पाकिस्तान का मिसाली पुलिस शहर बनाएंगे, मिसाली पुलिस स्टेशन होंगे यहाँ पर। शेख साहब, जहांगीर खान तरीन साहब के जो करीब बहुत से लोग हैं वो समझते हैं कि उनको टारगेट किया जा रहा है। ये जो FIA की इंक्वायरीज़ हैं और शुगर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का भी ख्याल है कि इतना सब्सटेंस नहीं है इस पूरी चीज़ में जितनी कहानी बन गई। देखें, ये PTI के चौधरी, क्या नाम है उसका, जब देख रहे हैं इसको शुगर को, शहजाद अकबर देख रहा है, उससे आप सवाल करें। मैं तो शहजाद अकबर इसको देख रहा है चीनी के केस को। आज उसने ब्रीफिंग दी है PM हाउस में, मुझे भी उसने बताया। सो इट्स बेटर टू आस्क शहजाद अकबर व्हाट ही इज़ डूइंग इन शुगर। मैं तो इसको नहीं देख रहा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन को वो देख रहा है और आप इसको नहीं देख रहे। उसको बेहतर पता कि चीनी में, मैं नहीं देख रहा। शेख रशीद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद हमसे बात कर रहे थे। इंटरव्यू में, इस गुफ्तगू में बहुत सी ब्रेकिंग डेवलपमेंट शेख साहब ने हमें दी हैं, जिससे न्यूज़ जो है वो कवर भी करेगा, उस पर मज़ीद बहस भी हो सकती है। शेख साहब ना सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला है बल्कि पाकिस्तानी गुज़श्ता 50 बरस से ज़्यादा की जो सियासत है उसके मंजे पे खिलाड़ी हैं, एक बहुत बड़े इंसाइडर हैं, पाकिस्तान की सियासत के उतार चढ़ाव से बहुत वाकिफ़ हैं। उनकी बातें लोग बहुत गौर से सुनते हैं। आज इतना ही, फिर आपसे नाज़रीन मुलाकात होती है। शेख साहब का भी बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।